हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड के इतिहास को करने वाले हैं। और झारखंड के इतिहास में जो शिवरात्रि चैप्टर है हम उसे करने वाले हैं, यानी जो आपको पूरा पाषाण काल से आपको वैदिक काल तक देखने वाले हैं कि झारखंड में मतलब कैसे आदिवासियों का आगमन होता है, कैसे कैसे कब कब हुआ है। और कुछ राजवंश अगर बेसिक लेवल पे राजवंश से बेसिकली नागवंश का डील करना है, बाकी किसी को डील नहीं करना है। आगे जो क्षेत्रीय राजवंश होंगे उन्हें आगे डील करना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आज हम सोर्सेस का बात नहीं करने जा रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या मिला है, क्योंकि वो डील करेंगे तो एक अलग से बहुत ही फैक्चुअल चैप्टर है वो, और वो करना अभी शुरुआत के लिए कम से कम सही नहीं होता है। अभी कॉन्सेप्चुअल पार्ट को लेके चलते हैं, और जब भी कोई मतलब या फिर एंशिएंट खत्म होगा या फिर पूरा झारखंड का इतिहास खत्म हो जाएगा, उसके बाद से आके एक दिन सोर्सेस को डील कर लेंगे, क्योंकि तब तक पूरे झारखंड का इतिहास पता रहेगा तो सभी का नाम, सभी जगह का नाम पता रहेगा तो थोड़ा फैमिलियरिटी के साथ देखेंगे। अभी कोई जगह का नाम वगैरह कुछ नहीं पता है तो अजीब सा लगता है कि यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, हर छोटी जगह को बताना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि पहले भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट को लेके चलते हैं और किसी दिन आके एक दिन सोर्सेस को कर लेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में मतलब प्राग ऐतिहासिक काल से मतलब वैदिक काल तक मतलब झारखंड में कैसे कैसे आदिवासियों का आगमन हुआ है और कैसे बेसिक वो जी रहे थे, ठीक है। तो शुरुआती दौर में अगर प्राग ऐतिहासिक काल में आपका करीब प्राग ऐतिहासिक काल करीब आपका 20 लाख साल के आसपास से कर लीजिए, कहीं 25 लाख से लेता है, कहीं 20 लाख से लेता है, कहीं 5 लाख से शुरू करता है, ठीक है। तो 5 लाख से करीब आपका 10 से 12 हज़ार के आसपास तक वो लोग लेता है, ठीक है। और 10 से 12 हज़ार से 6 हज़ार के आसपास तक मान लीजिए आपको मेसोलिथिक या मध्य पाषाण को लेता है, और 6 हज़ार के बाद के आसपास से आपको नव पाषाण को लिखता है, ठीक है। तो देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में झारखंड में कहाँ कहाँ मतलब यहाँ पे आदमी रहा करते थे, ठीक है। तो शुरुआती दौर में था कि आपका दुमका में आदमी रहा करते थे, जो साक्ष्य मिला है कुछ कुछ जगह दुमका में थे, फिर हजारीबाग में थे, बोकारो में थे, रांची में थे, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, इतनी जगह में रहा करते थे आपके आदिवासी, ठीक है। या जो पहले के जो उस समय के लोग थे वो रहा करते थे, होमोसेपियंस ही थे लेकिन वो रहा करते थे इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ तो काफ़ी हद तक होमोसेपियंस पहले के भी लोगों का ये मिला है, तो वो सब रहा करते थे। और बेसिकली इस सब जगह पे आपको पत्थर का हथियार मिले हैं, उससे पता चलता है कि यहाँ उस समय आदि मानव रहा करते थे, ठीक है। तो इधर दुमका हो गया, हजारीबाग, बोकारो, रांची, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो इसको वर्तमान के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी यहाँ तो सरायकेला है, तो ऐसा नहीं कि सरायकेला में कूद के सब पार इधर पहुँच गए होंगे, यहाँ पे रहते ही होंगे वैसे, ठीक है। ऊपर से जैसे मतलब बोकारो है तो धनबाद से ही निकला हुआ है, तो धनबाद को भी उस हिसाब से गिन सकते हैं, या फिर मानभूम को भी गिन सकते हैं। तो ये वैसे खेला है। और अगर दुमका हजारीबाग में तो यहाँ भी कुछ हद तक होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये वैसे का खेला था, लेकिन मूल रूप से जो माना जाता है कि ये जिले लिए हैं, बाकी कुछ कुछ तो सभी जगह होंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में था कि आपका धनबाद है, आपका नहीं दुमका है, धनबाद है, फिर वहाँ बोकारो नहीं है, और बोकारो छोड़ के आपके हजारीबाग नहीं रांची, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम को लिया गया है। दुमका, धनबाद, रांची, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। नव पाषाण काल में लोहरदगा, रांची, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। तो 3 डायरेक्शन बन रहा है यहाँ पे। एक है पहले में इधर से इधर जा रहा है, फिर ये सीधा, फिर ये इधर, सेकंड में इधर से इधर, फिर यहाँ, फिर ये, तीसरा में ये वो, ठीक है। तो और ये मेनली यही इलाका था जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, बाकी कुछ कुछ होंगे तो होंगे, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज जगह पे मिले हैं, पत्थर का हथियार कहाँ मिले हैं, या फिर कुछ माइंस वगैरह मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं वो जो सोर्सेस होगा तो सोर्सेस वाले चैप्टर में वो डिस्कस होगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि जो आपको इसके बाद के काल में आपका आता है नव पाषाण काल में कर लीजिए, नव पाषाण काल थोड़ा सा, और बाकी आपका जो ताम्र पाषाणिक काल था, और फिर कांस्य युग था, और लौह युग में क्या खेला था इसका, ठीक है। तो माना जाता है कि नव पाषाण काल में ही आपका असुरों का यहाँ पे आगमन हो गया था, मतलब असुर जनजाति आपका इसी समय आगमन हो गया था। और माना जाता है कि 7000 से 4000 ईसा पूर्व के आसपास में आपका असुर जनजाति आपका झारखंड में आ चुका था, ठीक है।
और उस समय किसी भी मेटल का उपयोग नहीं होता था, और थोड़ा बहुत पशुपालन कर लीजिए, थोड़ा बहुत खेती कर लीजिए, ये बेसिकली उस समय हुआ करता था। क्योंकि अगर नवपाषाण काल है तो खेती के बिना तो वो होगा नहीं, तो खेती होता ही था कुछ कहीं ना कहीं, ठीक है। और असुरों का उस समय देखते हैं कि असुर लोग आपका वहाँ गढ़ भी मिला है, असुरगढ़, ठीक है। और रांची के इलाका में भी असुरगढ़ मिला है, और पलामू के भी इस इलाका में भी आपको असुरगढ़ वगैरह मिला है, ठीक है। आप ऐसे भी गूगल में टाइप कर सकते हैं असुरगढ़, तो असुरगढ़ से आपको बहुत सारे साइट्स पता चल जाएगा कि कहाँ पे असुरगढ़ हैं अभी भी, जिसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। फोटो सहित मिल जाएगा, कुछ तो वीडियो भी दिखता है कि असुरगढ़ क्या हाल था, ठीक है। ज़मीन में ये है, मतलब मिला हुआ है, लेकिन कुछ तक दिखता है कि कुछ दीवार कहीं हो सकता है या कुछ होगा, तो वैसा वो पता चलता है असुरगढ़ का, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर मान लो कोई इंसान गढ़ में रह रहा है, तो गढ़ में रह रहा है तो जाए कि गढ़ के अंदर में कुछ घर रहते होंगे। अब गढ़ के अंदर ही तो खेती नहीं होता होगा, खेती हमेशा बाहर होता है, तो इसका मतलब है कि जो गढ़ में रह रहे हैं वो खेती नहीं करते थे। अब खेती नहीं करते थे तो मतलब खेती करते तो खाएंगे क्या, तो मतलब जाहिर है कि उनके लिए कहीं से कहीं बाहर से आता होगा खाना, या फिर वो फिर कैसे आएगा, तो टैक्सेशन से आ सकता है। मतलब वहाँ पे कोई कबीला होगा, कोई राज चल रहा होगा, जब तक राज नहीं चलेगा तब तक टैक्सेशन नहीं आएगा, और टैक्सेशन आएगा तभी एक किला के अंदर रह के वो खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब खेती हो रहा होगा, अधिशेष भी हो रहा होगा, मतलब सरप्लस, एग्रीकल्चरल सरप्लस, और वही सरप्लस यहाँ आएगा तो वो लोग अपना शासन चला रहे होंगे, असुर लोग, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे, एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जिन इंसानों ने या जिन आदिवासी को, असुर जनजाति ने आपका तांबा बनाया, तांबा का मतलब ज़मीन से निकाल के तांबा को प्यूरीफाई करके, मतलब आपको तांबा के मेटल से आपको उपकरण बनाए, कुछ हद तक हथियार भी बनाए होंगे, ठीक है। कांसा के हथियार आपके असुरों ने बनाए थे, ठीक है, और कुछ बर्तन वगैरह जो सामान है वो सब भी बनाए थे, और लोहों के भी हथियार या बर्तन वगैरह बनाए थे, ठीक है। तो जो इंसान मेटल पे इतना जानकारी रखता है, इतना काम करता है, ठीक है, तो सोचिए कि उसका कितना पकड़ होगा, मतलब सत्ता पे पकड़ तो होगा ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मजदूर के रूप में काम कर रहा था और किसी और के लिए कर रहा था, ऐसा कहना मुझे लगता है कि वो गलत होगा, ठीक है। तो जिस पर अगर हथियार पे पकड़ है, लोहा पे पकड़ है, और वो बोलेगा कि सबको गुलाम बना था और कुछ नहीं कर रहा था, तो ऐसा हाल मुझे नहीं लगता है। उस समय उनके हाथ में सत्ता था, और वैदिक जैसे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं तो उनमें भी हम देखते हैं कि वैदिक आर्यों का, आपका नारियों में खास करके असुरों से खूब सारा लड़ाई हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे असुरों का नाम सुनते हैं जिनके साथ उनका लड़ाई हुआ था, तो अगर असुरों से लड़ाई हुआ था तो जाहिर है कि ये भी इनका मतलब सत्ता चल रहा होगा, हथियार का उपयोग करते होंगे, इनका भी कुछ हद तक सेना होगा जिसका उपयोग करते उनके विरुद्ध में लड़ते होंगे, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है कि ये वही असुर हैं जो अभी हैं या ये कोई दूसरे असुर हैं, तो इस पर कोई कंफर्म रिसर्च अभी तक नहीं है कि ये वही वाले असुर हैं जो देवताओं के साथ लड़ा करते थे, या फिर ये कोई दूसरे असुर हैं, ठीक है। चूँकि कोई प्रॉपर प्रमाण नहीं है या कोई लिखित रिसर्च नहीं हुआ है, तो प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं कि ये वही हैं, लेकिन कमोबेश थोड़ा बहुत मान सकते हैं। या कुछ जगह आता है कि मे बी इनके कोई ब्रांच थे, ये भी हो सकता है कि कोई दूसरे असुर, मतलब इनके कोई ब्रांच होंगे जो उनसे लड़ रहे होंगे, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ और हम देखते हैं आम समाज में, जो कि सुनने भी कुछ पेपर में भी आता है कि असुर लोग अभी भी आपका महिषासुर का पूजा करते हैं। महिषासुर कहिए या उससे महिषा असुर कह लीजिए, ठीक है। तो वो वही बनता है कि असुर जिससे वो मतलब संबंधित होगा किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब महिषासुर तो लड़ाई तो हुआ ही था। उसका अलग चीज़ हम और देखते हैं कि मतलब असुर जनजाति वाले, आपको जब विजयादशमी का जो नवरात्र का टाइम होता है 9 दिन, तो उस समय ये लोग शोक मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये लोग खुशी नहीं मनाते, ये लोग उसके लिए शोक मनाते हैं। तो ये भी दिखाता है कि कहीं न कहीं में भी वही हो सकते हैं, तो इसमें प्रॉपर रिसर्च का ज़रूरत है। अब जब रिसर्च होगा तब आएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक लेवल पे कह सकते हैं कि असुर लोग मतलब यहाँ शासन तो कर ही रहे थे, कम से कम असुरगढ़ मिले हैं तो टैक्स आ रहा था, और अपना मेटल पे अपना काम कर रहा था और सभ्यता को अपना चला रहे थे, ठीक है। और असुर लोग जब मेटल पे काम कर रहे थे तो मेटल पे काम करने के लिए उनका साथ दिया था, जब ताम्रपाषाणी के युग में साथ दिया था बिरहोर और बिरजिया ने। बिरहोर, बिरजिया और असुर तीनों मिलकर ताम्रपाषाणी काल में आपका मेटल पे काम कर रहे थे,
ठीक है। कांस्य युग में आपका बिरजिया और असुर ये दोनों मिलकर कांस्य युगीन सभ्यता में यहाँ कांसा बना रहे थे। और लौह युगीन में भी आते हैं तो देखते हैं कि असुर और बिरजिया आपको लौह युगीन सभ्यता को भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन जो है कि असुर आपका तीनों में थे, बिरजिया भी हैं, लेकिन मेनली असुर को रखा जाता है, ठीक है। और अभी से करीब 20 साल पहले तक भी देखा गया था कि असुर लोग जंगल के अंदर में ही, वो कोई माइन से खुदाई नहीं कर रहे हैं, जंगल के अंदर में ही, पता नहीं कैसे कहते हैं कि करीब 4 पत्थर से, कुछ लाल टाइप के कुछ 4 पत्थर होते हैं, उनसे उन्हें करीब 100 किलो मतलब लोहा तक बना लेते थे साल भर में, मतलब उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, ठीक है। तो मतलब कुछ तो उनके पास तकनीक है जो कि कौन से पता नहीं किया गया है। एक चीज़ और है कि असुरों की लोहा के बारे में कहा जाता है कि उसमें जंग नहीं लगता था उस लोहा में। और जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो एक जो माना जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, कि आपको दिल्ली में आपका महरौली है, वहाँ पे एक पिलर है, वो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था। अगर वो उसका था या फिर उससे पहले का भी हो सकता है, क्योंकि जो लिपि उसमें लिखा गया है उस पिलर में वो संस्कृत भाषा का नहीं है, वो कि दूसरे भाषा का है। और दूसरे भाषा को जा रहे हो संस्कृत से पहले का होगा जो माना जा रहा है। तो अगर वो पहले का है तो काफ़ी पुराना है और उसमें जंग नहीं लगा है। और उस समय बेसिकली असुर लोग लोहा पे काम करते थे और इन असुरों के लोहा पे जंग नहीं लगता था। तो हो सकता है कि असुरों का बनाया हुआ वो लोहा हो जिस पे जंग नहीं लगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो ताम्रपाषाणिक काल में या कांस्य युगीन में या लौह युग में असुर लोग कैसे रह रहे थे, कैसे में भी थोड़ा बहुत सभ्यता का इन्होंने निर्माण किया होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद के काल में आते हैं कि आपका यहाँ पे असुर रह रहे हैं, बिरजा रह रहे हैं, फिर बिरजा रह रहे हैं और आपका बिरहोर रह रहे हैं। फिर इसी के बाद में दक्षिण के साइड से यहाँ पे आता है आपका कोरबा जनजाति, ठीक है। और कोरबा जनजाति सबसे आपके पहले आपका खूंटी के माना जाता है ये कि खूंटी के पोरा नामक एक जगह है, खूंटी जिला में एक पोरा नामक जगह है जो कि आपका रांची से जो रूट जाता है आपका क्या कहते हैं कि सिमडेगा साइड में एक रूट जाता है, रास्ता जाता है, उसी रास्ता के बगल में आपका पूरा पड़ता है, ठीक है। मैप में देखिएगा तो मैप में भी आपको दिख जाएगा। तो पूरा में सबसे पहले आकर बसे थे आपका कोरबा जनजाति वाले, ठीक है। पहले के हिसाब से कही तो रांची डिस्ट्रिक्ट ही था, क्योंकि जाहिर है कि खूंटी भी पहले रांची में ही था, ठीक है। तो कोरबा जनजाति यहाँ बसते हैं। फिर बाद में कुछ हद तक वो रांची के पूर्वी इलाके, पंचपरगना इलाके या धनमानपुर में इधर भी जाते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में वो वहीं बसे थे कोरबा जनजाति, ठीक है। तो कोरबा जनजाति को मतलब द्रविड़ियन या दक्षिण का इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उनका शारीरिक जो ढांचा है वो दक्षिण वालों से ज़्यादा मिलता है, पहला। और दूसरा तो कोरबा जनजाति का जो संस्कृति है, जीने का जो तरीका है, वो भी आपको साउथ वालों से मिलता जुलता है। तो इसीलिए माना जाता है कि कोरबा जनजाति आपका दक्षिण से आया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें फिर आगे देखेंगे कि मुंडा लोग भी, तो मुंडा लोग आपका आते हैं तो वो मतलब जो प्लेन इलाका है, यूपी का इलाका है या उस इलाका से माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं तिब्बत से मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि आपका क्या कहते हैं इंडो चाइना के साइड से आए होंगे। और जो इनका मुंडाओं का जनजातियों का जो लोक कथाओं को देखते हैं तो लगता नहीं ये पंजाब के इलाके में या फिर यूपी के इलाके में रहते थे, धीरे धीरे इधर वो लोग शिफ्ट किए थे, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग में भी दो चीज़ दिख रहा है। एक चीज़ तो है कि आपको उत्तर के साइड से आ रहे हैं, उत्तर पश्चिम से आ रहे हैं और झारखंड में घुस रहे हैं। जैसे कि इंडिया के मैप को देखें तो कुछ लोग इधर से आ रहे हैं और झारखंड में घुस रहे हैं, और कुछ लोग इधर से जा रहे हैं और झारखंड में घुस रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह का मूवमेंट आपको आदिवासियों का यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो अगर इधर से इधर आ रहे थे तो यही काल था आपका वैदिक एज का। यह वैदिक काल का टाइम करीब करीब यही टाइम था, ठीक है। तो वैदिक काल का टाइम था, तो वैदिक काल में एक हो गया आपका आर्य, एक हो आपका नॉन आर्यन या आर्य या अनार्य, दो तरह के हो गए लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जाहिर है कि यहाँ पे आर्य और अनार्य का ही लड़ाई चल रहा था और ज़मीन पे कब्जे का लड़ाई चल रहा था, ठीक है। उस लड़ाई में आर्यन जीत जाते हैं, नॉन आर्यन हार जाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो इधर से इधर 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 आते आते धीरे धीरे वो झारखंड तक पहुंच जाते हैं। और झारखंड में चूंकि जंगली इलाका था तो और पहाड़ी इलाका भी था, तो और ज़मीन भी उपजाऊ नहीं था, दोनों चीज़ था। और जब ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो आर्य इस इलाका को जीत के क्या करते, तो उन्होंने उतना कोशिश नहीं किया होगा। बाद में तो कोशिश किया ही है, लेकिन उस समय कोशिश नहीं किया।
तो आर्य लोग ये जो प्लेन इलाका जो उपजाऊ ज़मीन का इलाका है इधर रह गए आदिवासी, इधर रह गए। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी है, MP में आदिवासी है, महाराष्ट्र तक भी आदिवासी है, नीचे तक भी आपको द्रविड़ियन लोग मिल जाएंगे। ठीक है, जिसका सबका टक्कर आर्य लोग से हुआ था। ठीक है, तो इधर हो गया नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं आर्यन और नॉन आर्यन का टक्कर हो रहा है और यहाँ से आदिवासी यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर उरांव जनजाति को माना जाता है कि ये लोग दक्षिण से आए हैं और ये आपको बेसिकली कर्नाटक इलाका का माना जाता है इन्हें। ठीक है, और इनका भाषा भी कुड़ुक है और कुड़ुक का संबंध बेसिकली जो क्या कहते हैं जो दक्षिण का भाषा है कर्नाटक में जो बोला जाता है उसमें कन्नड़, उससे संबंधित माना जाता है। अगर वहाँ के भाषा से संबंधित है तो जाहिर कि उसी इलाके से आए होंगे। तो अगर दक्षिण से उत्तर फिर क्यों आ रहे हैं? जेन्युइन क्वेश्चन है ये। उत्तर से आ रहे हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम से अगर आ रहे हैं तो लग रहा है चलो आर्य अनार्य का लड़ाई हो रहा है, लेकिन दक्षिण से भी तो लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक संभावना ये बन सकता है वहाँ पे कि वहाँ पे द्रविड़ का लड़ाई हो रहा होगा, या द्रविड़ और जो ऑस्टिक वाले हैं उनका में भी कुछ हद तक हो सकता है। देखा, ऑस्टिक वाले भी तो फैले हुए थे। ठीक है, तो मे भी इनका लड़ाई हो सकता है जिसके कारण वो इधर आ रहे थे। तो दक्षिण से एक मूवमेंट है जो कि इधर झारखंड तक आया है। जैसे आपका मालेर जो आपका इस राजमहल साइड में इस इलाका में पाया जाता है, जो कि उरांव का एक शाखा है। ठीक है, उरांव लोग झारखंड में घुसते हैं, दो भागों में बढ़ता है, एक जाता है उधर, वो होता है मालेर, और जो यहाँ पे सेटल करते हैं वो रह गए आपके उरांव। ठीक है, तो उरांव लोग दक्षिण भारत से आए थे। इधर जो कोरबा लोग हैं वो लोग इधर से आके इस इलाका में बसे थे, फिर इधर से इधर गए वो। ठीक है, तो ये भी दक्षिण भारत का माना जाता है। तो दक्षिण से एक मूवमेंट तो है, उसका भी कुछ कारण होगा। तो ये दो मूवमेंट हो गए। ठीक है, और जैसे उस समय के दो कारण हो गए, उत्तर से दक्षिण से। ठीक है, और उसके अलावा एक और कारण होता है कि अगर मैं जीवन को चलाने के लिए होता है कि जीवन को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, या खेती उती ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या ज़मीन उपजाऊ नहीं है वगैरह, तो उस समय वैसा कारण तो नज़र नहीं आता है वैसे, जिससे कारण झारखंड जैसे जगह पे आने का रहना पड़ेगा। झारखंड का ज़मीन उपजाऊ नहीं था वैसा कुछ कि दूसरी जगह छोड़ के आके आदमी झारखंड में रहेंगे, वैसा कोई कारण नहीं था। ठीक है, बाकी होता है कि एक इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस कुछ हो जाता है कि मतलब कोई मतलब कि क्या कहते हैं मतलब बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, या फिर कुछ महाप्रलय, जैसे हर धर्म दुनिया का हर धर्म ग्रंथ में मिलता है कि दुनिया में महाप्रलय आया था। सभी क्रिश्चियन से लेकर जोरास्ट्रियन से लेके इस्लाम से लेके आपका हिंदुइज्म से लेके आपको जो आदिवासी वाले आस्टिक वाले हैं, सभी में महाप्रलय का चर्चा है। जिसे हम सोचते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में देखते हैं कि मनु ने एक मतलब विष्णु आए थे एक मछली का रूप धारण करके, और मनु को बैठा के लेके गए थे, और सिर्फ मनु व श्रद्धा बचे थे, बाद में उन्होंने दोबारा सृष्टि को शुरू किया। ठीक है, तो वो कहानी सभी धर्मों में पाया जाता है। तो महाप्रलय जैसा चीज़ भी यहाँ कुछ नहीं हुआ था कि आदमी यहाँ पे आके बस रहे थे, वैसा हाल नहीं था। तो फिर मेनली आपको दो ही कारण मिलता है, एक तो कि आर्य अनार्य की लड़ाई, और दूसरा कि लोकल लोग जो आप यहाँ पे थे वो लोग आपस में लड़ रहे होंगे और लड़ रहेंगे, तो इसके चलते माइग्रेट होके आपके जो नीचे वाले लोग हैं द्रविड़ लोग हैं, या फिर आपको जैसे उरांव है, चाहे मालेर है, चाहे फिर आपका कोरबा लोग है, सभी यहाँ पहुँच रहे थे। ठीक है, अब इस मुंडा को देखते हैं कि मुंडा लोग कब आए और कैसे यहाँ पे काम उनका हो रहा है। तो मुंडा लोग आते हैं करीब आपका 1000 से 600 BC के आसपास में। ठीक है, ये बेसिकली इनका टाइम पीरियड बताया जाता है कि झारखंड में ये लोग आए होंगे। कुछ बुक में देता है कि नहीं 600, कुछ देता है 1000, तो कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का चीज़ है। ठीक है, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि बीच बीच में अगर 800 BC के आसपास में आए होंगे, मान लीजिए। ठीक है, आर्य जैसे आर्यों का आगमन भारत में माना जाता है कि करीब 1500 के आसपास हुआ था। ऋग्वैदिक काल आपका 1000 तक है, फिर 1000 से 600 तक है। इस काल में ये आपका नॉर्थ वेस्ट में थे, मतलब पश्चिमी भारत में थे, और बाद में इस काल में आपका गंगा के मतलब मगध तक आपका फैलाव हो जाता है इनका। इस काल में आपका रखिए इस इलाका में थे। ठीक है, ऋग्वेद का काल ये है, इस इलाका में यहाँ तक फैले हुए थे। मतलब अगर यहाँ पे भी अगर टक्कर हुआ होगा अनारियों से, तो ये यहाँ तक टक्कर होकर ये लोग यहाँ तक भागे होंगे, तो ये लोग यहाँ तक फैले हुए थे। और ऋग्वैदिक काल में एक चीज़ और है कि ये लोग सरस्वती नदी को अपना सबसे पवित्र नदी माना करते थे।
ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी सबसे पवित्र नदी नहीं है, इस काल में आपका सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी था। और गंगा का चर्चा ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है, यमुना का चर्चा सिर्फ 3 बार हुआ है और गंगा का चर्चा सिर्फ एक बार हुआ है। तो गंगा उस समय पवित्र नदी नहीं माना जाता था उसको, ठीक है। जब उत्तर वैदिक काल आएगा तब आर्य लोग इधर शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। और ये ऐत्रेय ब्राह्मण में इस चीज़ का भी चर्चा भी है कि वो लोग इधर शिफ्ट कर जाते हैं। अथर्ववेद में भी चर्चा है, ऐत्रेय ब्राह्मण में वगैरह में भी चर्चा है कि ये लोग इधर से वो इधर शिफ्ट कर जाते हैं। और जब इधर शिफ्ट कर जाते हैं तो इधर फिर से टक्कर होता है उनका इन अनार्यों से, ठीक है। अनार्य फिर इधर से इधर भागते हैं और ये इधर आते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर वैदिक काल वाला जो टाइम है उसी टाइम से ये मेल खाता है कि मे भी ये लोग यहाँ पे आए होंगे मुंडा लोग, ठीक है। एज वाइज ये मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो आए यहाँ पे, तो आए तो उसमें कुछ कुछ और कहानी है वहाँ पे कि जब पहले आए तो इधर से आते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यूपी में आपस में टक्कर हुआ था इनका, यूपी से एमपी गए, एमपी से कुरुक्षेत्र के इलाके में गए। यहाँ पे लोग जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, कौरवों के साइड से वे लोग हार गए थे। तो फिर ये पंचाल के पास चले गए, पंचाल से मतलब हिमालय के पास पहुँच गए। फिर आपका जो उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर का इलाका है वहाँ पर आते हैं, फिर वहाँ से आपको गया के इलाके में आते हैं और गया के बाद आपको रोहतासगढ़ में जाके फाइनली वो सेटल करते हैं। और रोहतासगढ़ में आपको चेरो और मतलब खरवार लोग उसको वहाँ से भगा, और उरांव लोग तीनों मिलके वहाँ से भगाते हैं। जब भगाते हैं तो ये झारखंड के इलाका में मुंडा लोग आपके पहुँचते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो भगाया गया था, मतलब रोहतासगढ़ में जो भगाया गया था इन्हें, ये कहानी आपको संथालों के भी लोक कथा में मिलता है और मुंडाओं के भी लोक कथा में मिलता है। तो इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि संथाल और मुंडा में भी वहाँ साथ में रह रहे हों, ठीक है। चलिए, और जब मुंडा लोग जो अंदर घुस जाते हैं, घुसने के बाद उस समय उनका लीडर था आपका ऋषा मुंडा, ठीक है। तो ऋषा मुंडा भले लीडर था, लेकिन कुछ दिन बाद वो सुतिया पाहन को बोलता है कि आप यहाँ के मतलब इस राज्य का आप संभालिए और यहाँ पे शासन कीजिए। तो आपको सुतिया पाहन ने आपको सुतियांबे में अपना गढ़ बना, अपना स्थान को चुना और वहाँ से अपना शासन करना शुरू किया। और ये सुतियांबे आपका जब रांची से आप पतरातू जा रहे होते हैं तो दाएं साइड में एक गांव है, वहाँ पे आपका सुतियांबे है और अभी भी गढ़ का कुछ नमूने आपको वहाँ पे मिलता है। तो सुतियांबे में ये लोग का था, ठीक है। तो और ये लोग जो यहाँ पे नागवंश का स्थापना किए थे उसमें भी कुछ कुछ बेसिक कहानियाँ हैं, ठीक है। जैसे कहानियों में ये है कि मतलब सुतिया पाहन का जो वंश चला आगे, ठीक है, तो आगे चला तो इसका लास्ट जो राजा था वो था आपका मदरा मुंडा, ठीक है। और मदरा मुंडा के टाइम में आपका एक पुंडरिक नाग था। जब पुंडरिक नाग था वो आपको बनारस गया हुआ था और उसने बेसिकली कहा कि एक राजा जन्मेजय था जो आर्यों का राजा था, जन्मेजय, वो आपका यज्ञ कर रहा था, सर्प यज्ञ। और सर्प यज्ञ में सांप लोग जाके वहाँ मर रहे थे धीरे धीरे, लेकिन किसी कारण से पुंडरिक नाग वहाँ से भाग निकलता है और भाग निकलते हुए जाता है तो वो आपको पहुँचता है बनारस। और बनारस में एक आपको ब्राह्मण कन्या से उसका विवाह हो जाता है और वहाँ पे अपना आइडेंटिटी नहीं बनाया था कि वो एक नाग है, ठीक है। वहाँ पे विवाह हो जाता है, फिर वो अपने ब्राह्मण कन्या को लेके वो झारखंड आता है। जब सुतियांबे के पास वो पहुँचता है तो इस इलाके में होता है कि ब्राह्मण कन्या उससे पूछती है तो फिर बताता है कि वो नाग है और बताने के बाद वो फिर झाड़ी में चला जाता है नाग बन के। कहानी है, मतलब पौराणिक कहानी पे ये, तो उसको उसी रूप में देखिए। तो जब ब्राह्मण कन्या वहाँ पे जब प्रसव पीड़ा में वहाँ पे उस बच्चे को जन्म देती है और ब्राह्मण कन्या सुतियांबे के बगल में ही वो मर जाती है, ठीक है। जब मर जाती है तो वहाँ से, और उसके बाद क्या होता है कि एक सांप आता है, जो नाग कहिए या सांप कहिए, जो कहिए, या पुंडरिक नाग को ही कर लीजिए, तो वो आता है और अपने बच्चे को रक्षा कर रहा होता है। और जब धूप पड़ रहा है तो फन फैला के उसके ऊपर अपना फन को ये करके रखा हुआ था और नीचे बच्चा उसका रेस्ट कर रहा था। उसी समय एक आपका ब्राह्मण वहाँ से गुजरता है तो फिर पुंडरिक नाग या फिर जो नाग जो था उसने पूरे कहानी को बताया उसको, ब्राह्मण को, कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, ये बच्चा है तो आप इसका रक्षा कीजिए, इसका पालन करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसी समय एक आकाशवाणी टाइप का भी होता है कि वो मतलब कि वो जो बच्चा है वो यहाँ का राजा बनेगा, इस प्रदेश का राजा बनेगा, और वो जो ब्राह्मण है वो इस यहाँ का पुरोहित बनेगा,
ठीक है। तो वो जो ब्राह्मण था वो उस बच्चे को ले जाके आता है एक आदिवासी के घर में, वहाँ दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ से उस घर से निकलता है आपका मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा उस समय का वहाँ का मानकी था, और वो जब उसको पूरा कहानी बताया जाता है तो बच्चा को रखने के लिए तैयार हो जाता है वहाँ पे, और तैयार हो जाता है तो पहले से उसके घर में एक बच्चा था, वो बड़ा बच्चा था थोड़ा सा, और ये बच्चा छोटा था। फिर दोनों धीरे धीरे पल के बड़े होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो फिर अब डिसाइड करने का टाइम आता है कि दोनों में से कौन राजा बनेगा, ठीक है। और इस जो टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में जो लोक कहानी में ये है कि फिर ब्राह्मण भगवान कहिए या भगवान ब्राह्मण के रूप में आता है, फिर उस टेस्ट को कंडक्ट कराने में वो मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, आदित्य कुमार सिन्हा का एक बुक है आदिवासी लोक कथाओं पे, उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ हद तक दिया हुआ आपके एस.सी. राय के बुक में द मुंडाज एंड देयर कंट्री, और कुछ हद तक आपका जो लोक कथाओं का किताब है उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे टेस्ट होता है, और टेस्ट में आपका बेसिकली 3 तरह का टेस्ट हुआ था। 3 तरह के टेस्ट, पहला टेस्ट ये था कि एक को बैल का मीट दिया जाता है, और बैल का मीट रखा जाता है और बकरे का मीट रखा जाता है। तो जो छोटा बच्चा था, जो फनी मुकुट राय था, वो बकरे के मीट को खाता है, और जो आदिवासी मतलब मुंडा था, कॉम्पार्ट मुंडा बेसिकली कहते हैं, बड़ा जो था कॉम्पार्ट मुंडा था, वो बैल के मीट को खाता है, ठीक है। पहला टेस्ट हुआ। दूसरे टेस्ट में होता है कि दोनों को 2 धोती दिया जाता है, एक को धोती का जो मोटा वाला कपड़ा होता है वो दिया जाता है, और एक पतला कपड़ा दिया जाता है। तो जो छोटा बच्चा था उसने पतले कपड़े को चुनता है, और जो बड़ा बच्चा था उसने मोटे कपड़े वाले को चुना, ठीक है। अब एक तीसरा टेस्ट और होता है, उसमें होता है कि एक सामान का एक गट्ठर दिया जाता है, और एक बगल में एक तो घोड़ा रख दिया जाता है, और अब उस पर कहा जाता है कि अब तुम लोग दोनों जाओ और तुम लोग जाके भ्रमण करके आओ, ठीक है। तो उस केस में होता है कि बड़ा बच्चा जाता है घोड़ा में चढ़ने के लिए, तो बड़ा बच्चा घोड़ा में नहीं चढ़ पाता है। जब नहीं चढ़ पाता है तो वो जाता है सीढ़ी लाने के लिए, ठीक है। और उस समय तक छोटा बच्चा गट्ठर को उठा रहा होता है, ठीक है। जब देखता है कि बड़ा बच्चा नहीं है तो छोटा बच्चा जाता है और कूद के घोड़े पे चढ़ जाता है। जब घोड़े पे चढ़ जाता है तो फिर उस समय तक बड़ा बच्चा आता है, तो देखता है वो चढ़ चुका है, तो फिर बोलता है चलो ठीक है कि मैं सामान को उठाता हूँ, तुम घोड़े में लेके चलो। और कुछ देर आगे बढ़ता है तो जब बड़ा बच्चा थक जाता है तो बोलता है चलो ठीक है, मैं यहाँ सामान रख देता है, फिर बोलता है चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे खेती वगैरह करूँगा और तुम यहाँ पे शासन करो और मैं तुम्हें टैक्स दिया करूँगा। और फिर यहीं से आपका नागवंश का शुरुआत होता है। वही बच्चा, छोटा बच्चा फनी मुकुट राय बनता है, और ये जो कॉम्पार्ट मुंडा था वो यहाँ पे खेती बाड़ी ये वो करके उसको टैक्स देना शुरू कर देता है। और इसीलिए अभी भी जो नाग लोग हैं, जो नागवंश वाले, अभी भी मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते हैं और इज्जत भी करते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो ये एक बेसिक कहानी लोक कथा का कहानी है, जो कि मुंडाओं की लोक कथा जब पढ़ेंगे उसमें से एक लोक कथा ये भी है, ठीक है। लेकिन एक अंतर है, जो मुंडाओं का लोक कथा है वहाँ पे जो पालने वाले का जो नाम है, वहाँ पे एक जगह क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, वहाँ पे बताया जाता है जो पालने वाले थे, उसमें जो मुंडाओं के लोक कथा में बताया गया है कि लुटुकुम मतलब हड़ान था और लुटुकुम बुढ़िया थी पालने वाले। लेकिन जो एस.सी. राय की किताब है उसमें दिया है कि पालने वाला जो था वो आपका मदरा मुंडा था। तो बेसिकली हर किताब में आपको मदरा मुंडा ही चलता है, तो मदरा मुंडा वाले लाइन को मान के चलिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में जो अगर क्वेश्चन आएगा तो मदरा मुंडा के हिसाब से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपको नागवंश से कहानी कैसे स्टार्ट हुआ। और बेसिकली ये स्टार्ट होता है आपका 83 BC से, कहीं पे 64 BC भी देता है, कहीं पे 83 BC, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब मदरा फनी मुकुट राय का दिया हुआ है कि फनी मुकुट यहाँ पे कहीं दिया जाता है कि 64 में पैदा लिया था, 84 में अपना सत्ता में आया था। बाकी अब कुछ जगह ये भी देता है कि यहाँ पे ये शासन शुरू किया था। और एक चीज़ और कहा जाता है कि मदरा मुंडा ने करीब 90 साल के, नहीं मदरा मुंडा बोल रहा हूँ, फनी मुकुट राय ने आपको करीब 90 साल तक शासन किया था। कहीं देता है कि 90 साल तक, कहीं 92 ईयर्स, कभी 94, कभी 98 साल तक कभी शासन दिया गया है, ठीक है। जो नागवंशावली आपका मतलब बाहर निकला है जो, वो 4 राइटर ने लिखा है, और 4 राइटर के हिसाब से है कि 4 राइटर में 4 तरह का उम्र लिखा हुआ है। तो कहीं 90 है, तो 90 से 98 तक का दिया हुआ है कि इतने दिन तक वो मतलब फनी मुकुट राय ने शासन किया था, ठीक है। तो ये बेसिक कहानी हो गया आपका नागवंश का। तो नागवंश के कारण में एक चीज़ और है कि
इन जनरल माना जाता है कि 64 ईसा पूर्व में इनका कहानी शुरू हुआ था। लेकिन एक अंग्रेज राइटर था, ठीक है, वो था रीड, कॉलोन रीड या ऐसे कुछ था, उसने कहा था कि 10वीं से 11वीं शताब्दी में आपका नागवंश शुरू हुआ था, ठीक है। और वो नागवंशावली को भी वो भी आधार बनाता है और वो कहता है कि नहीं, नागवंशावली के अगर राजाओं के क्रम को देखा जाए कि कब शासन किया था, कब क्या किया था, उससे लगता है कि नहीं, हो सकता है कि नागवंश आपका 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये दो मत हैं, लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि 64 है, मतलब 64 ईसा पूर्व से शुरू होता है, ना ईस्वी से शुरू हुआ था, 64 ईस्वी से, तो 64 ईस्वी मान लीजिए, ईस्वी है, ये एडी है, एडी है, ठीक है। तो 64 एडी से आपका शुरू हुआ था, तो वहीं से मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नागवंश का कहानी। अब इसके बाद के काल में आते हैं तो फिर आता है आपका उरांव लोग, क्योंकि उरांव और आपका चेरो और खरवार, ये तीनों ने मिलके आपका रोहतासगढ़ से इन्हें भगाया था। बाद में चेरो और खरवार मिलके आपका उरांव लोग को वहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। फिर उरांव लोग यहाँ पे झारखंड में आते हैं और झारखंड में आते हैं और फिर मुंडाओं से फिर वो बात करते हैं। और इनका जो संधि हुआ था तो ये हुआ था आपका, ये रातू के बगल में एक जतरा होता है आपका, जतरा का नाम निवास निकल रहा है, तो ठीक है। तो जतरा का नाम अभी जावा में नहीं आ रहा है, लेकिन है कि एक जतरा होता है, मतलब रातू के किला के आगे जाइएगा तो एक जतरा हर साल वहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है और बहुत फेमस जतरा है वो। तो वहीं पे वो लोग का शायद मीटिंग हुआ था और वहाँ से वो लोग रहना का डिसाइड किया था। और वहीं पे कहा जाता है कि मुंडाओं ने उरांव लोग को मतलब मीट खाना सिखाया था और उरांव लोगों ने इन्हें खेती करना सिखाया था। तो ये बेसिक कहानी के हिसाब से इसका ये है, ठीक है। तो उरांव लोग जब घुसते हैं तो वहाँ पे होता है कि उरांव लोग देखिए जो झारखंड में आते हैं तो ये दो भाग में बढ़ जाते हैं, ठीक है। इधर उरांव घुसा, एक भाग गया आपका इधर और आपका ये संथाल परगना के इलाके में रहने लगता है और ये है आपका मालेर और यहाँ पे है उरांव, ठीक है। दो जगह इधर मालेर जाते हैं, इनका भी भाषा और इनका भाषा दोनों मिलता जुलता है, तो माना जाए तो दो भाग में टूटे होंगे और वो उधर जाके रहना शुरू किए होंगे, ठीक है। तो उरांव लोग आते हैं, फिर आपका हो लोग को भी माना जाता है कि वो लोग भी करीब, जो मुंडा लोग आए थे तो मुंडा लोग के करीब पूरे साथ में ही हो लोग थे। और मुंडा और हो काफ़ी दिन तक छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पे काफ़ी दिन तक साथ साथ रुके होंगे। बाद में हो लोग शिफ्ट होके चला जाते हैं आपके इधर, ये दक्षिणी कोयल का रास्ता पकड़ते हैं और चले जाते हैं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और आपका पूर्वी सिंहभूम के इलाका में। और मेनली जो इनका ये हो लोग का ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है और यहीं पे आपको कोल्हान का इलाका है। ये इलाका मत नहीं है बेसिकली, नहीं है बेसिकली, यही इलाका है मतलब पश्चिमी सिंहभूम का इलाका। और यहाँ पे हो लोग रहते हैं और हो लोग के बाद में जो अंग्रेजों का काल पढ़ेंगे तो उस समय भी देखेंगे कि हो लोग वहाँ पे काफ़ी संख्या में थे और वो अंग्रेजों तक को वो टक्कर दिया करते थे, ठीक है। तो हो लोग का हो गया। अब फिर संथाल लोग में एक चीज़, अब इसके बाद संथाल आता है और संथाल लोग, संथाल, चेरो और खड़वार का आगमन होता है अब इसके बाद झारखंड में, ठीक है। और संथाल लोग मिले हजारीबाग के इलाका में बसते हैं, चेरो और खड़वार आपका ये पलामू के इस इलाके में बसते हैं और यहाँ अभी भी पाए जाते हैं चेरो और खड़वार, मतलब खरवार, ठीक है। चेरो खरवार इधर हो गए, ठीक है। संथाल लोग हजारीबाग के इलाके में बसते हैं और इसी के आसपास में आपका क्या कहते हैं कि भुइयाँ और भूमिज लोग भी आते हैं। तो भुइयाँ, भूमिज और संथाल आपका इस इलाका में रहते थे। भुइयाँ भूमिज कुछ हद तक यहाँ भी रहते हैं पलामू के इलाका में, संथाल परगना में भी रहते थे। भूमिज लोग फिर आपका इस मानभूमि धनबाद बोकारो वाले जो पुरुलिया का इलाका है इधर भी चले गए और आपका जो भुइयाँ लोग हैं इधर भी रहे। फिर आपका वेस्ट सिंहभूम के आसपास तक वो लोग पहुँच गए भुइयाँ लोग, ठीक है। तो आपका भुइयाँ हो गया, आपका भूमिज हो गया, संथाल हो गया, हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, असुर हो गया, तो फिर बिरहोर, बिरजिया वगैरह, कुरबा हो गया, सबका हो गया, ठीक है। तो ये सब मूल तो हो गया कम से कम, ठीक है। और एक चीज़ है कि जैसे हाँ भाई मेन हो गया कि ये कैसे कैसे आए और कहाँ पे ये लोग बस रहे हैं आदिवासी लोग, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था और ये पूरा पाषाण काल से लेके मतलब वैदिक काल तक ये लोग कहाँ कैसे बस रहे हैं उसका ये एक बेसिक आइडिया था। अब अगले क्लास में देखेंगे कि मतलब आदिवासी लोग के या झारखंड में आपका
जो बौद्ध काल है या जो बौद्ध धर्म का काल है या जैन धर्म का काल है या फिर जो मौर्य काल है या मौर्य काल के बाद गुप्त काल है, तो उस काल में मतलब क्या क्या हुआ था। ठीक है, थैंक यू।